तो दोस्तों कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं एवरेज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समिति के 15 सदस्य की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 60 वर्ष और 70 वर्ष आयु वाले दो सदस्य के स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इसका मतलब नए सदस्य के आने के कारण औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब बताइए सदस्य कितने थे? 15 सदस्य थे। अब 15 सदस्य का औसत कितना नहीं पता, मगर उसने कहा जितना भी औसत है उस औसत से कितना बढ़ जाती है आयु? 4 वर्ष औसत आयु बढ़ जाती है। तो आप बताइए बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? तो ये औसत आयु बढ़ी है, औसत आयु बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? 4 वर्ष। तो बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि दो सदस्य निकले थे, पहला कितने वर्ष का? 60 वर्ष का, और दूसरा कितने वर्ष का? 70 वर्ष का। तो दो सदस्य निकले, मगर उनके स्थान पर दो सदस्य आए हैं, और आने से कितना औसत बढ़ चुका है? 4 बढ़ चुका है, पहले जितना था। तो अब यदि मैं आपसे कहूं जाने वालों की उम्र कितनी है, तो आप कह सकते हैं 60 है और 70 है, तो कितनी उम्र है दोनों की? 130। यदि 130 वर्ष के सदस्य गए हैं तो 130 वर्ष के सदस्य आते तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही तो आ रहा है। लेकिन ज्यादा हुआ है औसत, इसका मतलब ज्यादा आने, देखिए आने वालों की ज्यादा उम्र होगी। अब भी सदस्य कितने हैं? 15 हैं। तो 15 सदस्य में कितना औसत बढ़ चुका है? 4। तो औसत वृद्धि है तो औसत वृद्धि तो सब में बढ़ती है, तो 15 चौका 60। इसका मतलब आने से कितनी आयु बढ़ चुकी है? 60 वर्ष बढ़ चुकी है। और बढ़ी कैसे होगी? ये लाए होंगे। तो आप कह सकते हैं 130 से ये दोनों के दोनों कितने ज्यादा के आए हैं? 60 वर्ष ज्यादा के आए हैं। इसका मतलब आने वालों की उम्र कितनी है? 190 वर्ष है दोनों की। मगर इनसे उम्र नहीं पूछी है, आपसे पूछा है औसत कितना है। तो कितने व्यक्ति आए थे? दो व्यक्ति आए थे, दो से भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? 95 वर्ष। ये क्या आ चुका है? औसत आ चुका है दोनों नए व्यक्ति का। तो अब बताइए कितना आंसर होगा? 95 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। तो आप जानते हैं जब लगातार संख्या आप 17 लिखते हो, लगातार संख्या कितनी है? 17 संख्या है। अब उनका औसत क्या है? उनका औसत दे रखा है आपको 41 दे रखा है। ये लगातार है। अब लगातार का मतलब पहले से नहीं, कहीं से भी लगातार हो सकती है। औसत कितना है? 41 है। अब एक बात बताइए, लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या औसत हो जाती है। तब बताइए 17 संख्या है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 इधर होंगी, 8 8 कितना होता है? 8 इधर और 8 इधर, 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। मगर संख्या 17 थी, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे नवी संख्या होगी। क्या होगी? नवी संख्या। और आप जानते हैं जब लगातार संख्या या गैप इक्वल होता है तो बीच वाली संख्या औसत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का औसत कितना था? 41 था। तो 41 कौन सी संख्या होगी? नवी संख्या होगी। अब हमसे देखिएगा छोटी संख्या पूछी है, तो अब एक बात बताइएगा, तो छोटी संख्या तो यहां पर है पहली। अब मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 9 तक हम संख्या लिखते हैं लगातार, और जब 1 से लेकर हम 9 तक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये लगातार संख्या लिखते हैं। तो लगातार जब लिखते हैं तो अगली वाली संख्या एक बड़ी होगी, तो ये वाली भी इससे एक बड़ी होगी क्योंकि लगातार है। ये वाली भी एक बड़ी होगी। तो अब बताइए एक एक कितनी संख्या में जुड़ेगा? 9 में नहीं, 8 में। तो आप कहेंगे 8 में जुड़ेगा एक एक। तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में कितने का अंतर होगा? 8 का ही तो अंतर होगा। ये कुछ भी संख्या हो, मगर लास्ट वाली संख्या कितनी ज्यादा होगी पहले से? 8, क्योंकि लगातार कितनी संख्या लिखी गई है? 9। क्योंकि 9 में एक नहीं जुड़ा होगा, जुड़ा कितने में होगा? 8 में। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर देखिएगा, तो अब एक बात बताइए 1 से लेकर 9 तक, तो अब मुझे बताइए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में कितने का अंतर होगा? 8 का ही तो अंतर होगा। तो ये नवी संख्या हमारे पास है, तो पहली संख्या कितनी मान लीजिएगा? x। x पहली संख्या है, तो आप कहेंगे नवी संख्या कौन सी होगी? तो आप कह सकते हैं x प्लस कितनी होगी? 8 होगी, नहीं होगी? तो ये पहली संख्या है, ये नवी संख्या है नहीं है? मगर नवी संख्या हमारे पास कितनी है? 41 है। तो हम कह सकते हैं x प्लस 8 बराबर कितने के? 41 के हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? 33 आ जाएगा। x का मान कितना आ चुका है? 33 आ चुका है। और यही किसकी वैल्यू है? सबसे छोटी संख्या है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा मान कितना होगा इस संख्या का? 33 होगा। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है स्कूल के 286 विद्यार्थी की
लंबाई का औसत कितना है 50 है। इसका मतलब स्कूल में कितने छात्र हैं 286 हैं। और उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, कितना दे रखा है, ऊंचाई या लंबाई 50 है। यदि लड़कों का, तो बॉयज की लंबाई का औसत कितना है, लंबाई का क्या औसत कितना दे रखा है, वो कहता है 53 है, 53 यूनिट है। आगे कहता है लेकिन गर्ल्स का कितना है, तो गर्ल्स की ऊंचाई जो दे रखी है, औसत ऊंचाई जो दे रही है, औसत लंबाई जो दी है वो कितनी दी है, तो आप कहेंगे 31 है। मगर पूरी क्लास की टोटल विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी में दोनों आ जाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज, उसका कितना मान दे रखा है आपको, देखिए 50 दे रखा है। तो दोनों का औसत निक देखिएगा, ये क्या बन जाता है, एलिगेशन बन जाता है। एलिगेशन का मतलब दोनों, देखिए दोनों ने मिलकर ये बनाया है 50, तो इधर से घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आप बता सकते हैं, 19 आ जाएगा। और जब इधर से घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आप कह सकते हैं 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो ये किस चीज का अनुपात आ चुका है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ चुका है। तो यहाँ 19 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है 3 है। लेकिन एक बात बताइए, मेरे हिसाब से कितनी है 286 है। तो अब 286 देखिए 3 से भाग करेंगे, देखिए 22 है मेरे हिसाब से 22, और 22 से हम किसको भाग कर दें 286 को भाग करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बच जाएगा, सॉरी यहाँ 6 बचेगा। अब 6 और यहाँ 6 तो कितनी बार जाएगा 13 बार। तो आप कह सकते हैं कि जब ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगी 22 बराबर 286, तो 1 का मान कितना आएगा, तो 1 की वैल्यू जो आ जाएगी 13 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 13 आ जाएगी तो रियल में बॉयज कितने थे, ये तो रेशियो है, तो 19 गुणा 13। और इसी प्रकार से गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप कह सकते हैं 3 गुणा 13। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लड़कों की कुल लंबाई, लड़कों की क्या कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। तब मैं आपसे कहूं, देखिएगा अब एक बात बताइए, ये किसका था, ये लड़कों का, और कुल लंबाई, तो अब मैं आपसे क्या, औसत दे रखा है कितना है 93 दिया है, औसत कितना दिया है 93। अब बताइए लड़के कितने थे, तो कुल लंबाई निकालेंगे तो आप जानते हैं औसत की गुणा किससे करते हैं, औसत गुणा संख्या, तभी तो योग निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो किसका निकालिए, बॉयज का। तो आप कहेंगे 93 गुणा 13, और इनका औसत कितना है, तो आप कहेंगे 53। अब इसी प्रकार से गर्ल्स का निकालेंगे तो गर्ल्स का रेशियो कितना था, रियल था 3 गुणा 13, और इसका एवरेज कितना दिया था 31 दिया था। अब बताइए 13 से 13 कट जाएगा, और जब 13 से 13 कटेगा तो इधर कितना आएगा 93। तो देखिए 93 आ चुका है, नहीं आ चुका गर्ल्स का, तो इधर गुणा करेंगे तो कितना है 1007 आ जाएगा। और यही रेशियो आ जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल लंबाई का रेशियो, और निकाल सकते हैं, भारी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 48 है। तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ कितना 8 है। 8 संख्याएं हमारे पास अर्क्रमागत है, अर्क्रमागत के साथ क्या है विषम है। तो आप जानते हैं विषम संख्या के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का। तो इन सभी संख्याओं के बीच में गैप कितने कितने का है, 2 का। 8 संख्या है, 8 संख्या में 4 इधर होंगी और 4 इधर होंगी, तो बीच की संख्या क्या होगी, औसत होगी। तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, औसत होगा। तो यही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और औसत कितना होगा, जब लगातार संख्या होती है तो बीच की संख्या औसत होती है। तो आप कहेंगे इसमें तो बीच क्या आएगा, इनकी 2 संख्याओं के बीच में आएगा बीच। अब बताइए औसत कितना दिया, 48 दिया है। तो इसका मतलब ये 48 है, बीच में गैप कितने का होता है, 2 का। तो दो हिस्सों में बटेगा, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो 48 में एक जोड़ेंगे तो कितना 49, और यहाँ कितना आएगा 47। यदि 47 और 49 का औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 48 ही आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो बताइए इसमें भी 2 जुड़ेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 51 आएगा, और इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा 53, और इसी प्रकार से 54, देखिए 55 हो जाएगा। मगर आपसे क्या पूछा है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात करिए। मगर इधर भी निकालिए, तो 5वीं संख्या कौन सी होगी, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5। तो ये 5वीं तो ये हो चुकी है, और 7वीं कौन सी है, तो आप कहेंगे 5 6 7, ये वाली 7वीं है। तो 5वीं संख्या, तो हमारे हिसाब से 5वीं संख्या क्या 49 है, और इसी प्रकार से 7वीं संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 53 है। अरे उन दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 102 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, P1 जो है 12 से नीचे सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। इसका मतलब P1 जो दर्शाता है 12 से नीचे सभी अभाज्य संख्याओं का क्या है, औसत है। तो P1 12 से छोटी अभाज्य संख्या, तो 12 से क्या है, छोटी अभाज्य संख्या। अब मुझे बताइए 12 से छोटी, तो ये देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर क्या आती है, 11 आती है। ये 12 तक की सभी अभाज्य संख्या निकाली, इनका औसत निकालेंगे तो 5 और 5 10 होता है, और 10 और देखिए कितना 28 हो जाता है। 28 बट्टे क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो चुका है, औसत हो चुका है। मगर P2 किसे बताता है, P2 की वैल्यू है, वो कहता है 12 से 30 तक के बीच में अभाज्य संख्या। 12 से कहां तक के बीच में, 30 तक के बीच क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो आप मुझे बताइए अभाज्य संख्या है, तो अब मुझे बताओ 12 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्या निकाली, तो पहली क्या आती है 13, 13 के बाद 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं 17, 17 के बाद 19 होता है, फिर 21 नहीं होता, 22 नहीं 23 होता है, और 23 के बाद क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितनी संख्या होंगी, ये 5 होंगी, इन्हें भी जोड़ लेते हैं। तो ये कितना है 30 है। अब ये 30 है, ये कितना लिखा है 30, और यहाँ कितना लिखा है ये, तो आप कहेंगे 42 है, तो ये 42 हो गया, ये 30 हो चुका है, और इसी प्रकार से ये क्या 29 है। जोड़ लेते हैं तो 9 2 11 हो जाता है, 4 देखिए 4 3 7, 7 और 2 9, और एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाता है 5 आ जाता है, क्योंकि औसत निकालना है। लेकिन ये किसका मान है, P2 का मान है, और ये किसका मान है, P1 का मान है। मगर हमें किसका मान निकालना है, 5P1। तो 5P1, P1 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 28 बटे 5 है, और माइनस P2 की वैल्यू कितनी है 101 बटे 5 है। अब बताइए 5 से 5 कट जाएगा, और इससे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 होता है, 0.52 आ जाएगा। कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ कितना आ चुका है 28, और यहाँ पर कितना आ चुका है 20.2 आ चुका है। अब घटाएंगे तो आप कहेंगे 7 दशमलव कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा देखिए एक विशेष क्रम में व्यवस्थित कुल 9 पुस्तकों में से प्रथम 5 पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या का माध्य कितना दे रखा है। तो कितनी पुस्तक थी, 9 पुस्तक थी, और उनमें से पहली कितनी 5, तो 5 पुस्तक का माध्य का मतलब औसत दे रखा है, वो कितना दिया है, औसत जो दिया है वो कितना है 430। लेकिन बात की 5 का कितना दे रखा है, 5 पुस्तकों का औसत वो दे रखा है 380 दे रखा है। अब एक बात बताइए, यदि आपसे कहा जाए, ध्यान रखिएगा, उसने पूछा है 5वीं पुस्तक में पृष्ठों की संख्या ज्ञात करिए, तो मैं आपसे कहूं करने का तरीका है, एक बात बताओ टोटल कितनी पुस्तक थी, 9 थी, और 9 का टोटल का कितना दे रखा है 400, दिया है नहीं दिया है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। या तो ऐसे गुणा कर लीजिएगा, या आप मेथड लगा दीजिएगा। देखिएगा इनके पास टोटल जब संख्या पुस्तकों की 9 थी, तो सबका औसत कितना था 400 था। तो आप मुझे बताइए यहाँ 400 से कितना ज्यादा है 30, तो इसका मतलब यहाँ पृष्ठ कितने निकाले जाएं 30, कितने में से 5 में से। तो आप कहेंगे यहाँ से 150 पृष्ठ निकलेंगे, तभी ये औसत किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कितने कम है, क्योंकि इनको 20 दोगे तभी तो 400 बनेंगे, और कितने के पास कम है 5 के पास, तो इनका मतलब इनके पास कितने की कमी है, तो आप कह सकते हैं 100 की। तो 150 वाले ने 100 को दे दिया, तो बचा फिर भी कितना है 50 बचा है। तो आप बताइए 50 किसके पास ज्यादा होना चाहिए, कॉमन वाले के पास, और कॉमन कौन सी है 5वीं है। अब एक बात बताइए 50 ज्यादा होना चाहिए किससे, 400 से, तो ये वाली संख्या कितनी होगी 450 होगी, नहीं होगी। तो यही इसका आंसर जाता है 5वीं पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी होनी चाहिए 450, गुणा करके करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 14 से लेकर 61 के बीच सभी संख्याओं के, देखिएगा सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो 5 से विभाज्य है। तो 14 से लेकर कहां तक के बीच की, 61 के बीच की, पर किससे कटने वाली 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये 14 तो नहीं कटती है, तो अगली कौन सी है 15 है, फिर क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा, और 60 नहीं करती, मगर इससे पीछे कौन सी कटेगी 5 से 60 हो जाएगी। तो आप जानते हैं इन सभी संख्याओं के बीच में गैप कितना होगा 5 5 का होगा, और जब गैप समान होता है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या कौन सी होती है, आखिरी संख्या का बटे 2,
यदि कर दे तो औसत निकल जाता। पहली संख्या 15 है और आखिरी कितनी है 60 है, और बटे कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75/2, और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं 37.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करिए। तो घन का मतलब आप जानते हैं 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, और इसी प्रकार से कहां तक 7 की क्यूब का औसत पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है। किसका, सिग्मा एन का। सिग्मा एन क्यूब का औसत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। तो आप बताइए कितनी संख्या है 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहूं 7 गुणा 64 होता है, कितना होता है 64/4 होता है। यदि आपसे कहा जाए तो कितना आएगा, ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे कितना 16 चौका कितना होता है 64 होता है। आप बताइएगा 16, अब 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 112 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से लेकर 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो पहले 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या निकालनी आनी चाहिए, तभी निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिएगा पहले आता है 1 आता है, सॉरी एक से लेकर कहां तक 50 तक, और कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या निकालनी है। अब यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा, एक तो होती नहीं है अभाज्य, सबसे पहले क्या होती है 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, और 7 के बाद देखिएगा 9 नहीं होती, फिर 11 होती है। इस प्रकार से 11 के बाद 13 होगी, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगी, और लास्ट में 19 हो जाती है 20 से पहले। तो ये 20 तक लिखी जा चुकी है। फिर इसके बाद आता है 21 नहीं होती, 20 नहीं, 21 22 23 होती है, 23 के बाद तो डायरेक्ट जो कि 24 25 26 नहीं होगी, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 होती है। तो यहाँ कह सकते हैं कितनी होगी 29 होगी। 29 के बाद देखिएगा 30 नहीं होती, 31 होती है, 31 32 नहीं होती है, 33 नहीं होती, 34 नहीं होती है, 35 भी नहीं होती, 36 37 हो जाएगी। 37 के बाद 38 है, 38 नहीं होती, 39 है, 40 है, 41, इसके बाद क्या आएगी 41 आता है, फिर 42 नहीं होती, फिर 43 होती है, 44 नहीं होती है, 45 नहीं होती है, फिर 46 नहीं होती, 47 होती है, 48 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 39 देखिए 48 के बाद 49 भी नहीं होती है। पर हाँ कहां तक लिखना 50 तक। तो यदि मैं जोड़ूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 संख्याएं कहां से लेकर 1 से लेकर कहां तक की संख्या 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं इन्हें जोड़िए, तो आप बताइए जोड़ेंगे 5 और 5 10 होता है, और 10 देखिएगा 10 7 17 होता है, और 17 में हम कितना जोड़े 11, तो कितना हो जाता है ये 28। 28 में हम कितना जोड़ देते हैं, तो आप कहेंगे 13 41 हो जाएगा, और 41 में हम कितना जोड़े तो ये कितना लिखा है, तो आप कहेंगे 36 लिखा है। तो 41 और 36 जोड़ लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा 77 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 77 तो ऊपर आ चुका है इनका योग, 77 आ चुका है। इसी प्रकार से देखिएगा नीचे जोड़िएगा, तब यदि मैं आपसे कहता हूं इन दोनों का योग कितना होता है 60 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 60 हो जाता है। अब ये इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इन देखिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 43 और 47 का कितना योग होगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 41। तो 41 देखिए 41 जोड़ेंगे, अब टोटल आपके पास कितना आ जाता है 60 60 60 और 60 120 हो जाएगा इन दोनों का योग 120, और 120 में कितना जोड़ ले हम 90 जोड़ लेते हैं। तो 120 और 90 कितना 210। अब बचा कितना है ध्यान रखिएगा, तो 210 यहाँ आ चुका 41 बचा है, तो 41 ले लीजिएगा, और बचा ऊपर क्या है 77, तो 77 ले लीजिएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो 8 यहाँ जाएगा। अब 8 और 4 12 होता है, 12 यहाँ जाएगा, और यहाँ कितना है 3, तो 328 आएगा। अब 328 आया है, और बटे कितना हो जाएगा आप कह सकते हैं 15 था, अब 15 से भाग करेंगे देखिएगा। तो यदि मैं आपसे कहता हूं 328 को 15 से भाग करिएगा, 15 दूनी 30 होता है, बचा कितना है 2, और यहाँ क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ देखिए 15 का ना 15 होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, 15 का ना 15 हो जाएगा, बचा यहाँ कितना है आपके अनुसार
तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ कितना है 1 आएगा। तो आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितना 15 नंबर 135 होता है तो समथिंग इतना ही आएगा। तो कर सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 21.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंटिंग का सवाल है, काउंटिंग का सवाल तो खुद के द्वारा करा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 26 है। इसका मतलब 6 क्रमागत देखिएगा 2 3 4 5 और यहाँ 6, ये 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 26 है। तो आप एक बात को जानते हैं, जब लगातार संख्या लिखी होती है तो बीच की संख्या औसत होती है। अब विषम है ये, बीच में गैप कितने कितने का होगा 2 का होगा, ध्यान रखिए, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, बीच में गैप कितने का होता है 2 का होता है। अब यकीन मानिएगा यहां से देखिएगा तो 6 संख्या है तो 3 इधर होंगी 3 इधर हो, तो बीच वाली संख्या की औसत होगी। तो यहाँ पर देखिए बीच किन 2 संख्या के बीच में आता है, इन दोनों के बीच का आता है नहीं आता है। तो क्योंकि आप बताइए 6 में बीच क्या होगा 3 इधर 3 इधर, तो बीच वाली संख्या इन दोनों के बीच में आएगी नहीं आएगी। अब इनका औसत कितना दे रखा है 26। आप जानते हैं बीच कितने का होता है सम या विषम में 2 का, तो 2 को जब 2 हिस्सों में बांटेंगे तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, जब इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 और इधर घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 25। इसका मतलब 25 और 27 का ही औसत क्या हो सकता है 26 हो सकता है नहीं हो सकता है। तो आप बताइए यहाँ 25 होगा या 27 होगा, तो अगली संख्या क्या होगी यहाँ 29 होगी और यहाँ कितनी होगी 31 होगी, और इसी प्रकार से यहाँ क्या होगी 23 होगी और यहाँ 21 होगी। अब आगे क्या पूछा है देखिए उनसे, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी कौन सी है 21 है और छोटी कौन सी है आप कह सकते हैं 31 है। तो आप बताइए कितना आएगा 31 और 21 का अंतर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 10 होगा। अब इसको ऐसे भी किया जा सकता था, डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब 6 संख्या लगातार लिखी जाएंगी, 6 संख्या जब लगातार लिखी जाएंगी तो मुझे बताइए कौन सी संख्या है सम है या विषम, विषम है। तो विषम के बीच में गैप कितने का होता है 2 का, ये भी 2 बड़ी होगी इससे और ये भी 2 बड़ी होगी और ये वाली भी 2 बड़ी होगी और ये भी संख्या कितनी बड़ी होगी 2 बड़ी होगी। तो संख्या कितनी लिखी थी 6, तो 6 में 2 नहीं जुड़ा है 5 में 2 जुड़ा, क्योंकि अगली वाली संख्या में 2 नहीं जुड़ा है, और जब 2 नहीं जुड़ा है तो जुड़ा कितने में है 5 में, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर कितने का होगा 10 का होगा। तो आप इतना ना करके इतना ही कर लीजिएगा, कोई आंसर आपका तब भी 10 ही आएगा। आगे कहता है देखिए पुस्तकालय में रविवार को औसतन 330 और अन्य दिन 240 व्यक्ति आते हैं। आगे कहता है रविवार से देखिए शनिवार से शुरू होने वाला 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा महीने की शुरुआत किससे हो रही है शनिवार से हो रही है। शुरुआत का मतलब पहला दिन जो है महीने का किससे है शनिवार से है। तो आप कहेंगे फिर देखिए अगले 7 दिन बाद 8 तारीख को भी क्या होगा शनिवार होगा, फिर देखिए 7 दिन बाद 15 तारीख को भी शनिवार होगा, फिर 15 22 होगा और 22 से फिर कितना होगा आप बताइए 29 होगा। यही तो होगा नहीं होगा। इससे पहले देखिएगा यदि बताइए शनिवार के बाद क्या आता है रविवार आता है, तो यहाँ भी रविवार आया होगा और यहाँ भी रविवार आया होगा और यहाँ भी रविवार आया होगा और यहाँ भी क्या आया होगा रविवार आया होगा, क्योंकि 29 का महीना नहीं है 30 का महीना है। तो इसका मतलब 30 तारीख को क्या होगा रविवार होगा। तो अब रविवार कितने पड़े हैं इस महीने में 1 2 3 4 5, तो 5 तो क्या हो चुके हैं इसमें रविवार दिन पड़े। तो रविवार कितने हुए इस महीने में 5 हुए हैं, तो बाकी दिनों की संख्या क्या होगी दिनों की संख्या, तो आप कह सकते हैं 25 होगी। अब बताइए रविवार के दिन औसतन कितने आते हैं व्यक्ति 330 आते हैं। तो मैंने कहा कुल देखिएगा औसत है ये 330 है, तो 330 क्या है रविवार के दिन आने वाले व्यक्ति का औसत है। बाकी दिनों कितना औसत रहता है, तो आप कहेंगे 240 रहता है, तो ये भी औसत है। तो कुल संख्या निकाल लेंगे आप, तो कुल संख्या कैसे निकलेगी क्या निकालेंगे कुल संख्या। तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे आप बताइए औसत गुणा संख्या। अब मैं आपसे कहूं देखिए कुल संख्या 5 दिनों में कितने व्यक्ति आए हैं, तो 5 से गुणा करिए 5 गुणा 330, तो 0 5 से 15 होता है 15 1 16 हो जाता है। इसका मतलब रविवार के दिन टोटल रविवार के दिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 1650 है। इसी प्रकार से यह ध्यान रखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं यहाँ क्या आएगा 25 गुणा 24 240 आएगा। अब 25 की गुणा किससे करिए 24 से गुणा करिएगा, तो 25 चौका 100 होता है 10 करिए, अब 25 दूनी 50 और 10 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कितने आए हैं 6000 आए हैं।
तो टोटल महीने में कितने व्यक्ति आए हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आप कह सकते हैं 7,650 टोटल आए हैं। और कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो औसत पूछा है 0 0, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 होता है। तो आप कह सकते हैं टोटल एवरेज कितना आया महीने का, 255 आया। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे कहता है देखिएगा, अपने पूरे स्कूली शिक्षा के दौरान विज्ञान में जोन के औसत अंक कितने हैं, 80% है। और गणित के औसत अंक 90% थे। यदि विज्ञान और गणित में औसतन कितने थे, 84 थे। तो जोन ने देखेगा गणित में औसत अंक कितने लाता है, 80% लाता है। लेकिन विज्ञान और गणित में जो लाता है, वो विज्ञान और गणित में दोनों में जो लाता है, मैथ्स और साइंस में जो अंक लाता है वो कितने लाता है, 84 लाता है। कितने लाता है, 84%। लेकिन विज्ञान में जो साइंस है, तो साइंस में कितने अंक लाता है, वो 80% लाता है। तो एलिगेशन लगा सकते हैं। ये किस में है, ये देखिए साइंस में है। और यहां पर देखिए मैथ में जो दे रखे वो 90 है। तो मैथ में उसके 90 है एवरेज, और साइंस में कितना है, 80 है। मगर दोनों का एवरेज कितना है, तो 84 है। तो अब देखिए एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे, देखिएगा एलिगेशन वहां लगता है जहां दोनों से मिलकर कोई नया एलिगेशन बनता है, मिश्रण बनता है। तो अब बताइए 80 से 84 हुआ तो यहाँ कितना आएगा, 4%। और यहाँ पर कितना आएगा, 6%। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 2:3 आएगा। इसका मतलब मैथ में देखिए मैथ का पूर्णांक कितना हो, 2 हो, तो साइंस का कितना होगा, 3 होगा। तो उसने कहा है साइंस में कितने, साइंस में टोटल अंक कितने उसके, तो आप कह सकते हैं 54,000। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं 54,000 मेरे हिसाब से नहीं है, सवाल में दे रखे हैं, मेरे हिसाब से कितने हैं, 3 है। तो 3 बराबर 54 के, तो 1 का मान कितना आएगा, तो 1 का मान क्या आएगा, 18 से 54 होता है, तो 1 का मान आ जाता है 18,000। जब 1 का मान 18,000 आ जाएगा, तो आप मुझे बताइए 2 का मान क्या आएगा, 36,000 है। इसका मतलब मैथ के टोटल अंक कितने हैं, 36,000 है। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, मजदूर और अधिकारी हैं। आगे कहता है अधिकारी का औसत मासिक वेतन, अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त वेतन से कितना, 78,000 अधिक है। जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से 42,000 अधिक है। तो उस कंपनी में सभी कर्मचारी का लगभग कितना प्रतिशत अधिकारी है। तो अब एक बात बताइए, 2 प्रकार के हैं, तो उसने कहा मजदूर है और फिर क्या है, एक अधिकारी है। 2 प्रकार के लेबर काम करती है, 2 प्रकार की लेबर है, एक अधिकारी के रूप में, एक मजदूर के रूप में है। आगे देखिएगा उसने आगे कहा, तो इसका मजदूर का औसत मासिक वेतन नहीं बताया, इसका कितना मान लिया, x है। और इसका वेतन औसत वेतन से कितना ज्यादा है, सॉरी इसका वेतन जो है और औसत वेतन इसके वेतन से कितना ज्यादा है, तो कहेगा 42,000 ज्यादा है। लेकिन ये वाला औसत वेतन से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 78,000 ज्यादा है। तो जब इसमें 78,000 जोड़ेंगे तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, 1,20,000 आ जाएगा। क्योंकि जब हम इसे जोड़ते हैं तो 1 लाख कितना आएगा, 20,000। अब मैं आपको दोबारा से बता सकता हूं, इस बात का मतलब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। याद ध्यान रखिए, इसका मतलब ये कहना चाहता है मजदूर जो है, मजदूर का औसत मासिक वेतन जो है वो औसत से कितना कम है, 42,000 कम है। या औसत जो है इससे कितना ज्यादा है, 42,000 ज्यादा है। और ये वाला जो है औसत देखिएगा, औसत से कितना ज्यादा है अधिकारी का, तो कहेंगे 78,000 ज्यादा है। तो इससे कितना ज्यादा है, 78,000। तो इसका x माना था, तो ये कितना होगा औसत वेतन, x प्लस 42,000 होगा। और इससे ये कितना ज्यादा है, 78,000 ज्यादा है। तो 78,000 जोड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं इधर कितना आएगा वैल्यू। तो अब दोनों घटाएंगे तो इधर तो कितना आने वाला है, कितना आएगा, 78,000 आएगा। इतने तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ जाएंगे। अब जब यहां से घटाएंगे तो इधर तो कितना आएगा, आप बताइए। जब दोनों घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 42,000 ही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आप यहाँ अनुपात निकालेंगे तो अब मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि जब इसमें से देखिए एक से बड़ा होगा और एक से ये क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें से ये घटेगा, तो जब ये घटेगा इसमें से, तो यहाँ कितना आएगा, 78। और इसमें से ये घटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 42,000। अब 3 जीरो काट देंगे
अब 3 जीरो से जब 3 जीरो काटेंगे तो अब मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पर, देखिएगा 4 से, देखिए अब 4 से काटेंगे 14 तिया कितना होता है, तो यहाँ देखिए कितने से कट जाएगा, 3 से काटेगा, 3 से जब काटेंगे 3 दूनी 6 होता है और 3 छंग 18 होता है, यहाँ कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 13 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा। तो दोनों का अनुपात कितना आ चुका है, 13:7 आ चुका है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है उस कंपनी के सभी कर्मचारी, तो सभी कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर बताइएगा, 20 है, 20 है, 7 और देखिए 13 और 7 20 होते हैं, मगर उसका अधिकारी का रेशियो पूछा है, तो अधिकारी का इधर था तो इधर कितना है 7, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा 100 का इस्तेमाल करेंगे तो अब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आप कह सकते हैं 35% क्या है इसमें अधिकारी हैं, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्या a/3 b और c का माध्य वही है, तो आप कहेंगे a1/3 और क्या है b और c का औसत वही है, तो औसत निकाल लेते हैं इसका, a/3 प्लस b और प्लस c, कितनी संख्या को जोड़ा, 3 को, तो 3 से भाग कर देंगे तो औसत आ चुका है। वही औसत है जो b/3 और c/3 और यहाँ क्या है x का माध्य है। अब मैं आपसे कह सकता हूं तो इसका औसत भी वही है, तो b/3 प्लस c/3 और प्लस x और बट्टे क्या आ जाएगा 3, तो दोनों का औसत बराबर हो चुका है। 3 से 3 इसको हम काट देंगे, जब हम काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एलसीएम लीजिएगा a प्लस, देखिए एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा 3b और यहाँ क्या आएगा 3c और बट्टे क्या आएगा यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ एलसीएम क्या आएगा b प्लस c, यहाँ b आएगा, यहाँ c आएगा और यहाँ क्या आएगा 3x आ जाएगा और बट्टे क्या आएगा 3 आएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ 3x का मान पूछा है तो b को भी इधर ले आइए, तो जब इधर आएगा माइनस का होगा a प्लस 2b आ जाएगा और c भी घट देगा, c भी घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2c हो जाएगा और बराबर क्या आएगा 3x आ जाता है। यही आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था 3x का मान ज्ञात करिए, तो 3x का मान क्या होगा a प्लस 2b और प्लस 2c और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि n संख्याओं का औसत p है और m संख्याओं का औसत q है, तो n संख्याओं का औसत कितना है, p दे रखा है, तो औसत कितना दिया है, p दिया है, तो योग निकाल लीजिएगा, तो योग कितना हो जाएगा np हो जाएगा। इसी प्रकार से m संख्याओं का औसत कितना है, तो औसत जो दे रखा है कितना दिया है, इसका q दिया है, तो इसी प्रकार से इनका योग क्या हो जाएगा m और क्या q हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है m प्लस n का औसत निकालिए, तो औसत निकालना है m, तो इसका भी योग इसका भी योग, तो दोनों का योग क्या होगा np प्लस mq और बट्टे क्या आ जाएगा m प्लस n, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि ध्यान रखिएगा क्या आएगा, पहले देखिए सेकंड वाला नहीं होगा, यहाँ पर कितना आना चाहिए n के साथ p आना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, तो np और mq, ये इसका करेक्ट आंसर चौथा होगा। देख के आंसर मानना, वहां पर गलती होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। तीन धनात्मक संख्या है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग दे रखा है, तो इसको आप कह सकते हैं 2x और इसको 3x और इसको 4x, इनका वर्गों का योग, तो वर्ग कितना होगा इसका 4x², इसका कितना होगा आप कह सकते हैं 9x² और इसका 16x², और इनका मान कितना दिया है आपको, वो कहता है 2349 है। अब एक बात बताइए, इन्हें जोड़ते हैं तो आप कहेंगे 6 4 10 29 हो जाएगा, 29x² बराबर कितने का आएगा 2349 के। अब बताइए 29 से भाग कर लीजिएगा, जब 29 से हम इसको भाग करते हैं तो अब कितनी बार जाएगा, देखिएगा 29 से 2346 को भाग 2349 को भाग करते हैं, तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कितनी बार जा सकता है, तो देखिए 8 बार, 8 दूनी 16 होता है, तो 8 बार जाएगा, 8 नम 72, 7 आ जाएगा। अब 8 दूनी 16 और 16 और यहाँ पे कितना है 16 और 7 कितना होता है 23 होता है। अब बचा यहाँ 2, तो यहाँ कह सकते हैं कितनी बार जाएगा 81 बार, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बार जाएगी 81 बार। 81 किसका मान है x² का, तो x का मान क्या होगा 9 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, पहली दो संख्याओं का औसत निकालिए, तो पहली दो संख्या क्या होंगी, तो पहली 2x थी और यहाँ 3x थी, तो अब बताइएगा 9 दूनी 18
और 9 27 होता है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 45 आएगा। 45/2 होगा, 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 22.5 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 10 संख्याओं का औसत ए है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसका मतलब कह सकते हैं 10 संख्या 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 और एक 9 और यहाँ पर 10 संख्या, और इनका औसत कितना है, उसने कहा ए है। तो अब एक बात बताइए, 10 संख्या थी, उनका औसत कितना है, ए है, तो इनका योग निकाल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 10a होगा, क्योंकि संख्या तो ही पता है, सारी संख्या हमें नहीं पता कैसी हैं, बराबर हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, मगर सबका औसत कितना है, ए है, तो सारा का देखिए योग कितना आएगा, 10a आएगा। अब उसने कहा 10वीं संख्या को छोड़कर, इसका मतलब कौन सी संख्या छोड़ दें, ये 10वीं संख्या है, तो 10वीं संख्या को छोड़कर बाकी में से, इनमें से कितना घटाया जाता है, इसमें से भी सी घटा दिया जाता है, इसमें से भी सी, इसमें भी सी, सब में से सी घटाया जाता है। तो सी घटाया जाता है कितनी संख्याओं से, तो आप कह सकते हैं इसमें से सी घटाया जाता है, मतलब लेकिन 10वीं संख्या से कितना घटाया जाता है, वो कहता है C-1 घटाया जाता है। तो अब एक बात बताओ, इनमें से सी घटाया गया, तो अब मैं आपसे कहूं कितनी संख्या में से 9, तो 9 सी तो यहां पर घटा है, और फिर कितना घटा है, तो आप कहेंगे 10वीं संख्या से एक और घटा है, C-1, तो आप कहेंगे टोटल योग जितना था उससे कितना कम हो जाएगा, जो भी पहले टोटल योग था, पहले में से सी घटा, दूसरे में सी घटा, तो टोटल कितना घटा, 9c, और यहां से कितना घटा, C-1 घटा। तो आप बताइएगा टोटल योग कितना था, पहले 10a था, 10a में से कितना घटा दीजिएगा, तो आप कहेंगे 9c प्लस C-1 घटा दीजिएगा, तो जो बचा है इस समय योग पता रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो अब बताइए कितना आसान हो जाएगा, 10a टोटल योग था पहले, और उसमें से इतना कम कर दिया गया, तो जो बचा है 10 संख्या का योग, वो बच जाएगा, नहीं बचे, संख्या नहीं घटाई है, संख्या का योग कम किया है, संख्या तो अब भी 10 है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक बात बताइए, तो जब इसमें घटाएंगे तो 9c, और यहाँ कितना है, 10 कर लीजिएगा, तो 10C-1 है या नहीं है। अब बताइए यहाँ क्या आएगा, 10a माइनस के 10c, और यहाँ क्या जाएगा प्लस के 1। तो ये कितनी संख्याओं का योग है, ये अब भी 10 संख्याओं का, संख्या कम नहीं करी, संख्या का योग कम किया। तो इस समय जो योग है वो कितना है, 10a माइनस 10c और प्लस 1 है, और डिवाइड बाई यदि मैं किससे कर दूं, 10 से, तो औसत आ जाएगा, तो 10 भाग करेगा तो यहाँ a बचेगा, और जब यहाँ 10 भाग करेगा है c बचेगा, और जब इसे 10 भाग करेगा तो 0.1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाता है a माइनस सी, ये वाला पहला a माइनस सी प्लस 0.1 बेटा, यही इसका आंसर हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। आगे कहता है देखिए 108 व्यक्ति के समूह में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात दे रखा है कितना, तो आप कह सकते हैं देखिएगा 108 व्यक्ति, अगर देखिए 108 व्यक्तियों का समूह था जिसमें महिला और पुरुष है, तो मेल है और फीमेल है, उनका अनुपात दिया है कितना है, 5 अनुपात यहाँ पर कितना है, 4 है। आगे क्या कहा, पुरुषों की औसत ऊंचाई जो दे रखी वो कितनी है, तो आप कहेंगे देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है, 158, तो पुरुषों की औसत ऊंचाई दो रखी है, तो देखिए औसत क्या दे रखी है, ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 158.7 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे क्या कहा, लेकिन महिलाओं की कितनी है, उसकी नहीं दे रखी, तो हमने कहा कितना दे रखा है उसने, x दिया है। अब एक बात बताइए, महिला और पुरुष मिलकर तो सारा समूह बनता है, अब मैं आपसे कहूं टोटल कितना दे रखा है दोनों का समूह का, तो यदि मैं आपसे कहूं टोटल दिया है कितना है, 155.5 दिया है सेंटीमीटर। तो आप देखिएगा इसको आपने दिमाग से करें तो बहुत आसान हो जाता है। ये बताइए ये किसका था, पुरुषों का, और ये किसका है, महिलाओं का, कितना x है, मगर दोनों ने जो बनाया 155.5 सेंटीमीटर एवरेज बनाया, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 0.2, और यहाँ कितना बचेगा 3, तो यहाँ रेशियो बना है 3.2। अब बताइए पुरुष और देखिए महिला का अनुपात कितना था, क्योंकि ये अनुपात किसका आएगा, पुरुष और महिला का, तो मेरे हिसाब से महिला का अनुपात कितना है, 4 है, तो 4 है, और यहाँ घटाने के बाद कितना है 3.2। यदि मैं 4 से इसको भाग कर दूं तो 1 का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0.8 आएगा, नहीं आएगा। जब 0.8 1 की वैल्यू आ चुकी है, पुरुषों का कितना रेशियो था, 5 था, तो 5 की गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, तो यहाँ कितना आएगा, 4 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3.2 आएगा, तभी तो अनुपात 5:4 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो अब एक बात बताइए,
ये वाली बीच वाली वैल्यू जो होती है एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। तो अब मैं आपसे कहूं, यहां ध्यान दीजिएगा, 155.5 किससे छोटा है? इससे छोटा है। तो इस वाले से तो ये बड़ा होगा। तो अब मैं कहूं यहाँ 4 आना चाहिए, तो यहाँ 4 आने के लिए पहले यहाँ क्या होना चाहिए? तो आप कह सकते हैं 151.5 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि 151.5 और इसका अंतर कितना होगा? 4 ही तो होगा। बस आंसर आ जाएगा, खत्म। यही इसका आंसर हो जाता है। आप पूरा करिए तब भी आंसर यही आएगा, तो एक्स से करिए तब भी यही आएगा, गुणा कर करिए तब भी यही आएगा। अब एक बात बताओ, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत कितना है? एक है। तो एक कोई संख्या है, उसके देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो यहाँ मान लीजिए एक है, और एक का व्युत्क्रम भी कितना होता है? एक ही होता है। और उनका औसत करें, तो इन दोनों का औसत करें, दो संख्या है तो औसत करेंगे तो 1+1/2 करेंगे तब भी औसत कितना है? 1 आएगा। इसका मतलब औसत 1 तभी आ सकता है जब नंबर कितना हो? 1 हो, क्योंकि 1 होगा तभी उसका उल्टा करेंगे तब भी 1 होगा। लेकिन तो आप बताइए आगे क्या कहा गया है? उसके वर्ग, घन और चौथी घात का औसत निकालिए। तो अब बताइए, एक नंबर है आपके पास, तो एक की घात कुछ भी करिए एक ही रहता है, तो वर्ग करेंगे तब भी एक रहेगा, घन करेंगे तब भी एक रहेगा, और पावर कितनी करेंगे? 4, तब भी एक रहेगा। इस ये 3 नंबर आए, तो एक 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 3 नंबर आए, तीनों को जोड़ते हैं हम तो कितना आएगा? 3, और 3 से भाग करेंगे तब भी औसत कितना आएगा? 1 ही आएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। आगे कहता है, देखिएगा सवाल में अगला क्या कहा? एक कक्षा में 40 विद्यार्थी का औसत भार 60 किलोग्राम है। उसने कहा जब 10 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो औसत कितना हो जाता है? 64 किलोग्राम हो जाता है। अब उसने कहा यदि नए विद्यार्थियों में से 5 का औसत भार कितना है? 72 किलोग्राम है, तो शेष नए 5 विद्यार्थी का औसत कितना होगा? तो अब बताइए कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थी थे, और उनका औसत भार कितना था? औसत भार दे रखा था कितना? 60 किलोग्राम। तो अब 60 किलोग्राम के हिसाब से 50 कितने थे? 40 थे। इनका क्या निकाल सकते हैं? कुल भार निकाल सकते हैं। भार, तो कुल भार कितना आएगा? तो आप कह सकते हैं 6 चौक 24 होता है, तो कितना आएगा? 2400 आ चुका है। अब उसने कहा जब 10 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो औसत भार कितना हो जाता है? तो 10 नए आएंगे तो कितना होंगे? टोटल संख्या 50, और औसत भार कितना हो जाता है? वो कहता है 64 किलोग्राम हो जाता है। अब 64 होगा तो अब देखिए इसकी गुणा करिए। तो अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ कितना आएगा? 0, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32 होता है। इसका मतलब कुल भार यहाँ पर कितना आ चुका है? 3200 आ चुका है। तो बताइए ये किसने विद्यार्थी का था? 40 का, ये कितने का? 50 का। तो 10 का निकाल सकते हैं, 10 विद्यार्थियों का भार निकाल सकते हैं। अब बाहर कैसे निकालेंगे? इसमें से इसे घटाएंगे, तो आप कहेंगे देखिए कितना आएगा? तो 800 आ जाएगा। तो 800 किलोग्राम 10 जो नए विद्यार्थी आए हैं उनका भार आ चुका है, 800 आ चुका है। अब उन्होंने कहा उनमें से 5 का औसत भार कितना था? तो आप कह सकते हैं 72 था। तो 5 का भार आपको दे रखा है, 5 का औसत भार दिया है। औसत भार कितना दिया है? 72 दिया है। तो 5 गुणा 72 करेंगे तो बताइए कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते कितना होता है? 35 और 1 36। इसका मतलब इन 10 में से 5 का भार तो कितना है? 360 है। तो 360 घटा दीजिएगा 800 में से, तो यहाँ बचा कितना है? तो आप कहेंगे 0, 4 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा है? 7, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर बचता है 7, 7 में 3 गए तो 4 आ जाएगा। ये किसका वजन है? जो बाकी 5 है, तो 5 से भाग कर दीजिएगा। जब 5 से भाग करो 5 अट्ठे 40 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है। तो बाकी जो नए 5 बचे विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना होना चाहिए? 88 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत कितना था? 55.5 था। ध्यान देना, एक छात्रों की एक निश्चित संख्या थी, हमें नहीं पता कितनी है, मगर उनका औसत भार कितना है? औसत भार जो दे रखा है कितना दिया है? 55.5 किलोग्राम दिया है। आगे क्या कहा देखिएगा, उसने आगे कहा यदि 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तब एक बात बताइए, इसका मतलब इसमें कितने व्यक्ति वाले? 4 विद्यार्थी आते हैं, मगर वजन कितना है इनका? 60 किलोग्राम। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जब इसके अंदर
प्रवेश जो कर रहे हैं वो कितने किलोग्राम वाले प्रवेश कर रहे हैं? 60 वाले प्रवेश कर रहे हैं। कितने विद्यार्थी? 4 विद्यार्थी। तो जो पहले औसत था उस औसत से कितना बढ़ जाता है? तो वो कहता है 55.5 किलोग्राम से कितना बढ़ जाता है? तो वो कहता है 360 ग्राम बढ़ जाता है। कितना ग्राम बढ़ जाता है? 360 ग्राम बढ़ जाता है। अब एक बात बताओ, यहां से ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, यदि ये जो 4 आए हैं वो कितने किलोग्राम के होते? तो हम कहते कि ये 4 के 4 55.5 किलोग्राम के होते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औसत के बराबर कोई आए या औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 55.5 किलोग्राम जो है, देखिए 55.5 किलोग्राम के 4 विद्यार्थी होते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 2 22 होता है, और 5 चौक 20 और 2 कितना होता है? 22 होता है। इसका मतलब जो ये आए हैं, जो आए हैं वो कितने किलोग्राम के होते? 222 किलोग्राम के होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता क्या? नहीं पड़ता। लेकिन ये आने वाले कितने किलोग्राम के हैं? 60 के। तो आप कहेंगे 240 के आए हैं। तो आप बताइए कितना ज्यादा के आए हैं? तो 240 के आए हैं, आने कितने चाहिए थे? 222 के। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना ज्यादा वजन लेकर आए हैं बताइएगा? तो घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा? 240 किलोग्राम में से 222 घटाइए, तो अब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 18। इसका मतलब आने वाले व्यक्ति जो हैं वो कितना वजन ज्यादा लाते हैं? 18 किलोग्राम ज्यादा लाते हैं। तो आप कहेंगे जो ज्यादा लाए हैं वजन वही तो बांटेंगे क्लास में आकर या कहीं भी समूह में बैठकर। तो अब बताइए कितना ज्यादा है? 18 किलोग्राम। और जब ये 18 किलोग्राम बटा सब पर, तो सब पर कितना कितना गया? 360 ग्राम गया। तो हम कह सकते हैं 18 किलोग्राम वजन को बांटा गया कितने के हिसाब से? 360 ग्राम के हिसाब से। तो कितने व्यक्ति होने चाहिए ताकि 18 किलोग्राम 360 के ग्राम्स के हिसाब से बढ़ सके? तो यहाँ ग्राम है तो आप कह सकते हैं तो 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम से ग्राम कटेगा तभी तो किलोग्राम बचे, क्योंकि ऊपर किलोग्राम है। जीरो से देखिएगा, जीरो से जीरो काट सकते हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 18 दूनी 36 होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ 50। इसका मतलब 50 विद्यार्थी इस समय होने चाहिए। 50 विद्यार्थी होंगे तभी 18 किलोग्राम बढ़ सकता है, 360 ग्राम के अनुसार बढ़ सकता है। और जब इतना इतना बढ़ेगा तभी तो औसत बढ़ेगा। इसका मतलब इस समय जो संख्या है वो कितनी है? 50 है। तो आपसे इस समय पूछता तो 50 मार देंगे। मगर उसने पूछा आरंभ में, तो आरंभ में कितने ज्यादा, देखिए कितने व्यक्ति आए थे? 4। तो पहले कितने होने चाहिए? 46 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? 46 से 4 बढ़ेंगे तभी तो 50 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 46 होगा। बड़ा अच्छा एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी समूह में एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई कितनी थी? तब एक बात बताइए, औसत ऊंचाई यहां पर कितनी थी? औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 155.6 सेंटीमीटर दी है। अब बताइए उसने आगे क्या कहा? उसने आगे कहता है, देखिएगा 150.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति जो समूह में शामिल हो रहे हैं वो कितने शामिल हो रहे हैं? 12। 12 छात्र शामिल हो जाते हैं, पर इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत औसत ऊंचाई जो है, देखिएगा औसत ऊंचाई जो है इनकी है 150 सेंटीमीटर। अभी जो पीछे सवाल किया आप उस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं, मगर इसमें क्या है आगे देखिएगा, लेकिन 7 समूह छोड़कर चले जाते हैं, इसमें 7 छोड़कर चले जाते हैं, तो इसमें से 7 जाएंगे भी। कितने व्यक्ति भी जाएंगे? 7 छात्र इस समूह को छोड़कर चले जाते हैं, मगर उनकी हाइट कितनी है एवरेज? तो आप कहेंगे 159 है, 159 सेंटीमीटर है। तो आप यदि उस तरह से करना चाहते हैं, अभी पीछे जो है देखिएगा डायरेक्ट वैल्यू बिना गुणा करना चाहते तब भी कर लेंगे, कोई भारी नहीं है, बस डाटा आपको ध्यान रहना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास ये नहीं पता कितने छात्र थे, तो कितने मान लो x थे, और x का औसत ऊंचाई कितनी थी? 155.6। तो कुल ऊंचाई निकाल लेंगे, कुल ऊंचाई निकालेंगे। तो कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे? औसत गुणा संख्या। तो 155.6 गुणा x हो जाएगा, कुल ऊंचाई आ चुकी है। इसमें देखिएगा अब 12 आए हैं, तो 12 की औसत ऊंचाई निकालिए। 12 की औसत ऊंचाई कितनी थी? 12 की औसत ऊंचाई जो थी
कितनी है 150.5 है। अब इनका कुल ऊंचाई निकाल लीजिएगा, कुल ऊंचाई निकाल लीजिएगा। तो कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी 150.5 गुणा 12 आ जाएगी। अब 12 से गुणा देखिए, 12 से डायरेक्ट गुणा करिए तो 12 पंजे 60 होता है, जीरो आ जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा। अब 12 देखिए 6 कैरी आएगा तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, 60 का यहाँ क्या है जीरो आ जाएगा। और 12 का ना 12, अब 12 और 6 कितना होता है 18 होता है। अब पॉइंट देखिए यहाँ लग जाएगा तो टोटल कितना आएगा 1806 सेंटीमीटर। 1806 सेंटीमीटर आएगी, कितने बच्चों की 12 बच्चों की। इसी प्रकार से 7 का निकाल लीजिएगा। 7 की औसत ऊंचाई दे रखी है आपको। तब एक बात बताइए 7 की औसत ऊंचाई कितनी दी है 159 दी है। तो इसकी कुल ऊंचाई निकालिए। तो इसकी कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे तो 159 गुणा 7 कर लेंगे तो 7 नम 63 होता है, 6 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41 हो जाएगा। तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं देखिए 7 ही का ना 7 और 7 4 क्या होता है 11 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए 7 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 159 थी, मगर उनका टोटल कुल कुल ऊंचाई कितनी होगी 1113 और यहां पर कितनी 1806 आ चुकी है। अब बताइए जो गया है उसे निकाल दीजिएगा, जो आया है उसे जोड़ लीजिएगा। तो अब मैं आपसे कहूं टोटल कितनी थी 155.6x थी। इसमें आने वाले कितने थे तो आप कह सकते हैं 1806 सेंटीमीटर और जाने वाले कितना था तो आप कहेंगे 1100 कितना था 13 था। अब इसमें से देखिएगा जब ये आए हैं गए हैं तो संख्या कितनी बढ़ी है बताइएगा, क्योंकि आने वाले 12 थे, जाने वाले कितने थे 7 थे, तो संख्या कितनी बढ़ी है। तो आप कह सकते हैं देखिए निकालेंगे, देखिए कितना आएगा 5 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 7 आए, देखिए 7 गए और 12 आए। तो आप कह सकते हैं कि जो संख्या थी पहले हमारे हिसाब से कितनी थी x थी, तो इसमें से 7 निकले और 12 आए तो कितनी बढ़ चुकी है 5। और इनका औसत आपको दे रखा है, देखिएगा उसने कहा है ऐसे समूह में छात्रों का औसत ऊंचाई 3.4 mm। तो mm को हम क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर, तो यहाँ 3.4 क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या दे रखा है मिलीमीटर दे रखा है, हम सेंटीमीटर बना लेंगे। देखिएगा आगे क्या था देखिएगा, तो आरंभ में समूह के विद्यार्थी संख्या ज्ञात करिए। इतना क्या हो जाता है कम हो जाता, तो कम हो जाता तो पहला कितना था तो आप कहेंगे 155.6 था। 155.6 में से 3.4 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा तो आप कहेंगे 0.2 बचेगा, 0.2 बचेगा। और यहाँ कितना आएगा देखिए 3 घटाएंगे तो यहाँ कितना है 152 आएगा, तो 152.2 बचेगा। अब बताइए इसको सोल्व करना है तो सोल्व करेंगे, देखिएगा यहां से देखिएगा 155 x और प्लस देखिए यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ देखिएगा 7 है, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और यही आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इधर जो आएगा इसकी गुणा इधर करिए तो आप कहेंगे 152.2 और x आ जाएगा और प्लस 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। अब देखिए 12 देखिए 15 पंजे 75, 1 76 हो जाता है। यहाँ कितना आ जाएगा 761 आ जाएगा। अब एक बात बताओ इसको इधर लाएंगे तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो घटाइए बेटा, तो यहाँ कितना आएगा 0.4 आ जाएगा, 0.4x आ जाएगा क्योंकि घटेगा। और यहाँ पर कितना है 152 है और यहाँ कितना है तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा। अब बराबर इसको इधर ले जाइए, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7 घटेगा 11 में तो 8 आएगा। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ कितना बचा है, यहाँ देखिए 5 और 5 में से देखिएगा 9 जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा। इसी प्रकार से ये आपका क्या है ये तो घट जाएगा। तो अब एक बात बताओ पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं तो कितनी बार जाता है 2 बार जाता है, पूरा का पूरा 2 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। जब x का मान 20 आ चुका है तो आपसे यही पूछा है कि देखिएगा समूह में कितने विद्यार्थी थे, तो समूह में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन सवाल आसानी से करेंगे तो हो जरूर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कक्षा ए और कक्षा बी में छात्रों की संख्या क्रम से कितनी दे रखी है 40 है, तो क्लास ए है और क्लास बी है। अब बी में दे रखा है तो इसमें कितने छात्र हैं 40 हैं। आगे क्या कहा है और दूसरे में 52 है। सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर कितना है तो आप कह सकते हैं 75 है।
तो अब एक बात बताओ, इसमें 40 है और बी में कितना था, 52 था। अब उसने कहा सभी छात्रों का औसत स्कोर जो है, औसत स्कोर सभी छात्रों का ए और बी का कितना दिया है, 75 दिया है। आगे कहा यदि ए में छात्रों की औसत अंक, ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों की औसत तुलना में कितना ज्यादा है, 20%। इसका मतलब ए के जो औसत अंक हैं देखिएगा और बी के जो औसत, तो बी से वो कितना ज्यादा है, में 20% ज्यादा है। तो हम ये लिख सकते हैं 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। यदि इसके अंक 5 है औसत अंक, तो इसके कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बस हो जाता है सवाल। तो यदि मैं आपसे कहूं बच्चों का अनुपात बनाए तो यहाँ कितना आएगा, देखिए 4 से काट दीजिएगा तो यहाँ 10 आ जाता है और यह कितना आएगा, 13 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए में बच्चे कितने हैं, 10 हैं और उनका औसत स्कोर मान लीजिए कितना है, 6, तो टोटल कितना होंगे, 60 होंगे। इसी प्रकार से बी में बच्चे कितने हैं, 13 और औसत कितना है, तो आप कहेंगे 5 होगा, तो कितने अंक होंगे टोटल, 13 पंजे 65। अब एक बात बताओ, मेरे हिसाब से टोटल कितने हुए यहाँ पर, 10 और यहाँ कितने हैं, 13, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं कितना आएगा, यहाँ पर 23 आएगा। तो आप बताइए ये क्या है, मेरे हिसाब से टोटल दोनों क्लास का औसत है, नहीं है। अब टोटल जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 125 आएगा और नीचे क्या आएगा, 23 आएगा। मेरे हिसाब से दोनों क्लास का औसत ये है और सवाल में कितना है, 75 है। तो अब काटिए, 25 से काटिए, 25 पंजे 125 होता है, 25 या 75 होता है। अब एक बात बताओ, इसको इधर ले जाइए तो 5 बराबर कितना जाएगा, तो 69 आ जाएगा। तब बताइए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है बी में औसत अंक, बी का औसत स्कोर कितना था। तो बी का औसत स्कोर कितना था, 5, और 5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 69, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें 50, 60, 25 और 40 और 70 विद्यार्थी हैं। तो पहले में कितने हैं, 50 हैं, दूसरे में कितने हैं, 60 हैं, और तीसरे में 25 हैं, और तीसरे में 40 हैं, और इसी प्रकार से इसमें कितने, 70 हैं। इसका देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 20% है, और इसका पासिंग परसेंटेज कितना है, 25% है, और इसके द्वारा पासिंग परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे 20%, और इसके द्वारा जो है 10%, और इसके द्वारा जो है 30% है। तो अब देखिएगा परसेंट में था तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 20% कितना होता है 50 का, तो आप कहेंगे 10 होगा। इसी प्रकार से यहाँ कितना होगा, तो आप 15 होगा। इसी प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगा, 20% जब निकालेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा 21 आ जाएगा। तो पासिंग स्टूडेंट निकाल लिया आपने, सबको जोड़ लेंगे। तो अब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ कितना आएगा, 5 और 25, सॉरी 15 और 5 20 होता है, 20, और 20 और 25 कितना होता है बताइए, 45। तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, 55 आएगा। कितने को जोड़ा, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिएगा, और जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों का औसत कितना है, 11 आएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 7 संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। बाद में पता चला तो इसका मतलब 7 संख्या थी और उनका औसत कितना था, औसत जो है वो कितना है, 53 है। बाद में पता चला कि 58 के स्थान पर, इसका मतलब 58 लेना था, उसके स्थान पर कितना पढ़ा गया है, 16, और 16 के हिसाब से औसत आ चुका है। अब एक बात बताइए, 16 पढ़ा गया है, यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा, 58 के स्थान पर क्या पढ़ा गया है, 16 पढ़ा गया है, तो कितना कम पढ़ा गया है, इसका मतलब जो औसत आया वो कम के हिसाब से आया है। तो कितना, इनको अंतर कर लीजिएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ 4 है, 4 में से 4 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो योग हमारा बढ़ना चाहिए था 42, वो कम हो चुका है। तो यदि अब 42 को हम कितने में बांट दें, 6 में 7 में बांट दें, तो हमारा औसत कितना बढ़ जाना चाहिए, सही औसत 6 बढ़ जाना चाहिए। तो 6 बढ़ा दीजिएगा इसमें, तो आपका करेक्ट औसत रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना आना चाहिए, 59 आना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाता है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है आज।